Very good morning, guys. Welcome you all in official YouTube channel of Civil Engineering Gurukul. So once again, I am along with you with this current session. In this current session, we will learn different types of riveted failure and arrangement of rivets. So आप सभी का हमारे YouTube चैनल सिविल इंजीनियरिंग गुरुकुल में बहुत स्वागत है। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लर्न करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, लर्न करेंगे, मतलब सीखेंगे, ठीक है। लर्न करेंगे रिवेटेड जॉइंट्स का फेलियर किस तरीके से होता है, कैसे रिवेटेड जॉइंट्स फेल होते हैं, एंड उसके बाद हम लोग लास्टली देखेंगे रिवेटेड जॉइंट्स का अरेंजमेंट, किस तरीके से रिवेटेड जॉइंट को अरेंज किया जाता है। इससे पहले हम लोगों ने देखा था रिवेटेड जॉइंट्स के बेसिक्स के बारे में एंड रिवेटेड जॉइंट्स कैसे करते हैं। इन सारे लेक्चर्स को हमने लास्ट के लेक्चर्स में अपलोड करा था, वहाँ पे आई होप कि आप लोगों ने देखा होगा और उसका नोट्स भी कंप्लीट कर लिया होगा। सो चलिए आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, स्टार्ट करते हैं। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लर्न करेंगे, हम सीखेंगे सबसे पहले कि जो फेलियर होता है वो रिवेटेड जॉइंट्स का किस तरीके से होता है। ओके, मीन्स अगर हम बात करते हैं रिवेटेड जॉइंट्स के फेलियर की, तो सबसे पहला फेलियर है टीयरिंग ऑफ प्लेट्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं फर्स्ट में। नेक्स्ट जो फेलियर हमारा है यहाँ पे है टीयरिंग ऑफ प्लेट्स। थर्ड फेलियर है हमारा यहाँ पे शेयरिंग ऑफ रिवेट्स, एंड लास्टली हमारा जो फेलियर है क्रशिंग ऑफ प्लेट्स। सो ये चार तरीके के फेलियर्स रिविट्स में होते हैं। मीन्स अगर हम किसी भी प्लेट में रिविट करते हैं, रिपीटेड कनेक्शंस प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पे चार चांसेस है कि रिविट फेल हो सकते हैं। और इसके लिए हमें अगर फेल होते हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए, इन सारे प्रिवेंटिव मेजर्स को हम आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर्स में आपको बताएंगे, आपको सिखाएंगे। ओके, सो बने रहिएगा लास्ट के लेक्चर्स तक। ओके, सो चलिए जो फर्स्ट स्लाइड है आपको दिखाते हैं। सबसे पहला स्लाइड है टीयरिंग ऑफ द प्लेट एट एन एज। जो प्लेट का टीयरिंग है एज पे किस तरीके से होता है। सो आप इस फिगर में देख रहे होंगे, ये जो फिगर है, इस फिगर में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये जो प्लेट है, प्लेट का जो फेलियर है, यहाँ पे प्लेट यहाँ से फेल हो गया। ओके, सॉरी, प्लेट जो है यहाँ पे क्या है, फेल हो गया है। देख रहे हैं ना, यहाँ पे प्लेट क्या है, यहाँ पे ये जो एज दिख रहा है ये टूटा हुआ प्लेट है। मीन्स ये प्लेट क्या कर गया है, टीयर कर गया है, टूट गया है। सो क्यों फेल किया है, इसका रीजंस है। इसका रीजंस यही है कि जो हमने यहाँ पे रिविट्स प्रोवाइड करा है, यहाँ पे जो मैंने रिविट्स प्रोवाइड करा है, ये रिविट्स जो है सफिशिएंट एज डिस्टेंस पे नहीं है। मतलब कहने का मतलब है कि हमारा जो रिविट्स है उस प्लेट से कुछ डिस्टेंस पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे रिविट्स को रख दें, यहाँ पे रिविट्स को रख दें, है ना। मतलब अगर हम एज पीरियड्स को रखते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ पे जो प्लेट है हमारा, प्लेट फेल होकर के बाहर की ओर निकल जाएगा, है ना। इसे हम लोग क्या कहते हैं, टीयरिंग ऑफ प्लेट्स। सो ए जॉइंट में फेल ड्यू टू टीयरिंग ऑफ द प्लेट एट एन एज मतलब किनारे पे, एज शोन इन फिगर, जैसा कि हम लोगों ने फिगर में बताया आपको। दिस कैन बी अवॉइडेड बाय कीपिंग द मार्जिन m बराबर 1.5d, वेरी इंपॉर्टेंट, m बराबर 1.5d, वेयर d इज द डायमीटर ऑफ द रिवेट होल। ओके, इसके लिए अगर टीयरिंग होता है प्लेट का, उससे बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमारा जो रिविट्स है वो हमारा सफिशिएंट मार्जिन डिस्टेंस में होना चाहिए। मीन्स हमारा जो एज है यहाँ पे, इस एज से 1.5 टाइम्स ऑफ d, 1.5 टाइम्स ऑफ d, यानी डाया ऑफ, यहाँ पे d का मतलब है डाया ऑफ होल। क्या है, डाया ऑफ होल। जो हमने रिविट किया है उसके डायमीटर्स को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे d डैश कर लेना, ठीक है, 1.5 d डैश। ओके, d डैश मतलब डाया ऑफ होल हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, और स्मॉल d क्या है, ग्रॉस डायमीटर, और d डैश को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डाया ऑफ होल कर रहे हैं। सो यहाँ पे 1.5 टाइम्स ऑफ d डैश होगा। ओके, आप d डैश यहाँ पे कर लेना, जहाँ पे आप लिखोगे। सो आपको यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि टीयरिंग ऑफ प्लेट्स मीन्स है कि जो भी हम कनेक्शन कर रहे हैं प्लेट में, उस कनेक्शन का जो होल है उसका हमेशा एक मार्जिन डिस्टेंस होना चाहिए उसकी एज से। मीन्स हमारा जो मार्जिन डिस्टेंस कहने का मतलब है यहाँ पे जो है ये, और ये कुछ डिस्टेंस पे होना चाहिए हमारा एज से। ऐसा नहीं है कि हम रिविट्स को जो है प्लेट के एकदम किनारे ले जाकर के यहाँ पे रिविटिंग करें। वहाँ पे क्या होगा कि रिविट्स का जो है मैक्सिमम चांसेस है कि वो प्लेट जो है फेल होकर के यहाँ पे क्या होगा, प्लेट फेल होकर के बाहर की ओर निकल जाएगा। कैसे निकलेगा मैंने आपको बताया। ये देखो यहाँ पे क्या है, मान लो कि आप यहाँ पे रिविट्स कर रहे हो, आप यहाँ पे रिविट्स कर रहे हो, क्या होगा, यहाँ पे प्लेट से डिस्टेंस ही नहीं है, यहाँ पे तुरंत यहाँ से प्लेट जो है इस तरीके से फेल होकर के बाहर की ओर निकल जाएगा, है ना। मीन्स यहाँ पे क्या होता है, इसका टीयरिंग हो जाएगा प्लेट्स का। इसलिए हम लोग सफिशिएंट मार्जिन डिस्टेंस यहाँ पे
रखते हैं तब जाकर क्या होता है, रिपीटेड कनेक्शन हमारा सेफ होता है। याद रखिएगा 1.5 टाइम्स ऑफ डी मार्जिन डिस्टेंस लेते हैं, जहाँ पे 1.5 टाइम्स ऑफ डी डेस कर लो यहाँ पे, जहाँ पे डी डेस जो है डाया ऑफ होल है, नॉट ग्रॉस डायमीटर। ठीक है, डाया ऑफ होल और नॉमिनल ग्रॉस डायमीटर, हाँ ठीक है, डाया ऑफ होल या ग्रॉस डायमीटर का है उसको, है ना। नॉमिनल डायमीटर मतलब क्या, जो हम रिविट कर रहे हैं उसका डायमीटर। तो यहाँ पे हम जो डी डैश ले रहे हैं ये किसका डायमीटर है, होल का डायमीटर है, इसको ग्रॉस डायमीटर कहेंगे। सो आपने भी देखा कि किस तरीके से कोई भी प्लेट टीयरिंग में फेल होता है और उसको हम लोग कैसे बचाते हैं। ठीक है, तो पहला ये हमारा फेलियर था। दूसरा जो फेलियर है इसी में रिविटेड फेलियर कनेक्शंस के अंदर में ही है। यहाँ पे देखिए टीयरिंग ऑफ जो प्लेट्स है, प्लेट का जो टीयरिंग है अक्रॉस द रो ऑफ रिविट्स, है ना, टीयरिंग ऑफ द प्लेट अक्रॉस द रो ऑफ रिविट्स ड्यू टू द टेंसाइल स्ट्रेसेस इन द मेन प्लेट और कवर प्लेट में टीयर ऑफ अक्रॉस द रो ऑफ रिविट एज शोन इन फिगर। जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि ऊपर में कैसे होता था, जो रिविट था, रिविट के जो करस्पॉन्डिंग जो हमारा प्लेट है वो प्लेट फेल होकर के बाहर को निकल जाता था, जो ऐसे आपको दिखाया गया था किनारे की ओर में, है ना, ये प्लेट फेल होकर के बाहर को निकल जा रहा था। In such a cases, consider only one pitch length of the plate, since every rivets are responsible for that much length of the plates only. Okay, so the resistance offered by the plate against tearing is known as the tearing resistance or tearing strength of टीयरिंग वैल्यू ऑफ द प्लेट्स। ओके, मतलब जो प्लेट का स्ट्रेंथ है टीयर को क्या करने के लिए, रेजिस्ट करने के लिए, उसे हम लोग टीयरिंग रेजिस्टेंस कहते हैं, या टीयरिंग स्ट्रेंथ कहेंगे उसको, या टीयरिंग वैल्यूज़ कहेंगे। ठीक है, सो जब भी टीयरिंग फेल्यूर की बात आती है तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि हमेशा हमें मार्जिन डिस्टेंस पर रखना है उसको, है ना, मतलब हमेशा हमें एज से 1.5 टाइम्स ऑफ डी डैश यानी 1.5 टाइम्स ऑफ डाया ऑफ होल रखना पड़ेगा उसको, क्या, एज से उसका डिस्टेंस डाया ऑफ होल, है ना, जहाँ पे हम रिविटेड कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम उसके किनारे में जाकर रिविटेड कर रहे हैं, किनारे में करेंगे तो क्या होगा कि वो प्लेट जो है फेल होकर के बाहर की ओर निकल जाएगा। सो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखा जाता है जब हम प्लेट में रिविटिंग करते हैं। तो पहला फेलियर होता है टीयरिंग ऑफ प्लेट्स, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। ओके, सो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड है, इस पर देख सकते हैं आप लोग टीयरिंग ऑफ प्लेट्स के रिगार्डिंग ही है। अब कितना होता है टीयरिंग ऑफ प्लेट। ओके, सो स्टूडेंट्स आप जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने आपको बताया था पिच और गेज डिस्टेंस के बारे में, है ना। मान लो कि यहाँ पे पी फोर्स लग रहा है यहाँ पे। अब देखो पी मतलब कहने का मतलब है कि मान लो रिविट्स ऐसे हैं तो पी फोर्स इधर की ओर लग रहा है, तो मान लो कि पी फोर्स कहने का मतलब है, मान लो पी फोर्स ऐसे लग रहा है ना, सपोज दैट। तो पी फोर्स अगर मान लो यहाँ पे भी एक रिविट्स है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या कहलाता है, ये पिच कहलाता है, और इसे हम लोग लॉन्गिट्यूडनल पिच कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल पिच। और मान लो कि ये जो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है इसको भी हम लोग क्या कह सकते हैं, ट्रांसवर्स पिच कह सकते हैं, या गेज डिस्टेंस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, गेज कह सकते हैं, गेज डिस्टेंस, यानी कहने का मतलब है इसे हम लोग कहा कर सकते हैं ट्रांसवर्स पिच। मतलब अगर फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर दो रिविट के बीच की सेंटर दूरी है, इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स पिच कहेंगे, और इसके अलावा इसको हम लोग गेज कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं, गेज कहते हैं। ओके, सो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। तो मान लो ये जो ट्रांसवर्स पिच दिया हुआ है, क्योंकि फोर्स ऐसा लग रहा है, और यहाँ पे क्या है, ट्रांसवर्स पिच है, यहाँ पे पी क्या है, यहाँ पे ट्रांसवर्स पिच है, लॉन्गिट्यूडनल नहीं है। लॉन्गिट्यूडनल कौन होगा, जो फोर्स के डायरेक्शन में, यानी कि ये वाला जो आपको दिख रहा है ये क्या है आपका लॉन्गिट्यूडनल पिच है, क्योंकि फोर्स के डायरेक्शन में है। और ये वाला जो पिच आपको दिख रहा है ये कौन सा पिच है, ट्रांसवर्स पिच है। ट्रांसवर्स मतलब क्या होता है, फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में। ओके, सो ये ट्रांसवर्स पिच है। सो लेट पी पिच ऑफ द रिविट्स, डी डाया ऑफ द रिविटेड होल। याद रखिएगा यहाँ पे हम डी डैश मान लेते हैं, ठीक है, हम डी डैश मान लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे डी मान रहे हैं कि डी क्या है, डाया ऑफ रिविट्स है, तो डी डैश को क्या मान लेंगे, डाया ऑफ होल मान लेंगे। ओके, सो टी इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ द प्लेट्स एंड सिग्मा टी परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस फॉर द प्लेट मटेरियल। सिग्मा टी क्या है, जो प्लेट का मटेरियल है उसका परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस है। ओके, सो होता है टीयरिंग पर पिच लेंथ की अगर हम बात करें एटी में तो क्या होता है, पी माइनस डी इंटू टी। याद रखिएगा पी माइनस डी डैश है यहाँ पे, जब आप नोट्स बनाइएगा तो वहाँ पे डी डैश कीजिएगा, क्योंकि हमको जब भी हम फेलियर की बात करते हैं तो डाया ऑफ होल की बात करते हैं, नॉमिनल डाया की बात नहीं करते हैं। सो पी माइनस डी डैश इंटू क्या होगा, टी होगा। ये टीयरिंग एरिया पर पिच लेंथ हो गया, मतलब एक पिच लेंथ में इतना टीयरिंग एरिया उसका आ रहा है। ओके, आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके, लास्टली ये टीयरिंग रेजिस्टेंस, जिसकी हमकी जरूरत, कितना टीयर रेजिस्ट करेगा, टीयरिंग रेजिस्टेंस और पुल रिक्वायर्ड टू टीयर ऑफ द प्लेट पर पिच लेंथ, सो 80 इंटू सिग्मा टी। ठीक है, सिग्मा टी मैंने बताया आपको परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेसेस है। सो मैंने आपको बताया उसमें टीयरिंग पर पिच लेंथ कितना होता है, पी माइनस डी इंटू टी, और यहाँ पे परमिसिबल स्ट्रेस से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो इतना टीयरिंग रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा, निकल जाएगा, पी माइनस डी इंटू टी इंटू सिग्मा टी। जब हम न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो उसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए आप लोग अच्छे से और ध्यान से समझिएगा। नहीं समझ में आएगा आपको, स्ट्रेस स्ट्रक्चर नहीं समझ में आने वाला आगे। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से इस चीज़ को समझिएगा।
आई होप कि यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा टीयरिंग रेजिस्टेंस कितना होगा। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ शेयरिंग ऑफ रिविट्स, है ना। अब शेयरिंग ऑफ रिविट्स से आप क्या समझते हैं? देखो, शेयरिंग ऑफ रिविट्स कहने का मतलब है तो शेयरिंग ऑफ रिविट्स कहने का मतलब है जो प्लेट को हम लोगों ने क्या किया है, कनेक्ट किया है रिविट के थ्रू, है ना। मान लो ये प्लेट्स है, पहला नंबर प्लेट्स, और ये मान लो ये प्लेट्स है, दूसरा नंबर प्लेट्स, है ना। ये फोर्स लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, देख रहे हो आप लोग। और मैंने आपको बताया था ये किस टाइप का जॉइंट है, ये लैप जॉइंट है। आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जब दो प्लेट को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं और रिविटेड करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं लैप जॉइंट। और जब भी दो प्लेट को एक दूसरे के अगेंस्ट में रखते हैं और ऊपर से कवर प्लेट का यूज़ करते हैं उसको हम लोग कहते हैं बट जॉइंट। अगर एक कवर प्लेट है तो सिंगल कवर, अगर दोनों ऊपर और नीचे दोनों कवर प्लेट है तो डबल कवर। ओके, सो आई थिंक ये चीज़ तो पहले ही क्लियर हो गया होगा आपका। तो यहाँ पर हम शेयरिंग फेलियर की बात कर रहे थे तो किस तरीके से होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, मान लो कि यहाँ पे फोर्स लग रहा है, यहाँ पे क्या लग रहा है, अब चीज़ों को समझो, है ना। यहाँ पे फोर्स लग रहा है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है। अब ये दो प्लेट कनेक्टेड है, मान लो कि ये फोर्स क्या है, बहुत ज़्यादा लग रहा है यहाँ पे, है ना। फोर्स बहुत ज़्यादा लग रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे रिविट जो है अपने जगह से, देखो ये जो रिविट्स है, ये जो रिविट है देख रहे हो ना, ये रिविट्स, ये रिविट का देख रहे हो शैंक यहाँ पे है, ध्यान से समझो, ठीक है। ये रिविट का शैंक का है यहाँ पे है। अब जैसे फोर्स बहुत ज़्यादा लगा है तो क्या हो गया, ये रिविट का शैंक यहाँ पे डाइवर्ट इधर की ओर मूव करना स्टार्ट हो गया है, समझ रहे हो, इधर की ओर। मतलब ये जो शैंक है देखो यहाँ से टूट करके यहाँ की ओर घसक गया है यहाँ पे, है ना, मूव करके यहाँ की ओर चला गया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि जो रिविट्स है, जितना फोर्स लग रहा है उस रिविट, वो जो रिविट है उस फोर्स को रेजिस्ट करने में क्या है, सक्षम नहीं है। उस फोर्स को क्या कर रहा है, वो रेजिस्ट नहीं कर पा रहा है। तो रिविट क्या हो रहा है, अपने जगह से मूव होकर के दूसरी जगह चला जा रहा है। मतलब क्या कर रहा है, रिविट शेयर कर जा रहा है ना। रिविट क्या हो रहा है, शेयर कर जा रहा है ना। इसको कहते हैं हम लोग शेयरिंग फेलियर, मतलब रिविट का क्या हो जाना, अलग हो जाना। ओके, सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे द प्लेट विच आर कनेक्टेड बाय द रिविट एक्सर्ट टेंसाइल स्ट्रेस ऑन द रिविट्स। मतलब जो भी प्लेट कनेक्टेड है वो क्या करता है, टेंसाइल स्ट्रेस क्या करता है, एक्सर्ट करता है किस पे, इस वाले रिविट्स पे, ठीक है। एंड इफ द रिविट्स आर अनेबल टू रेजिस्ट, अगर रिविट्स के अंदर ये क्षमता नहीं है रोकने का, मतलब वो रोक नहीं सकता है उस फोर्स को, रेजिस्ट द स्ट्रेसेस दे आर शेयर्ड ऑफ एज शोन फिगर। तो क्या होता है, जो हमारा रिविट्स होता है वो शेयर ऑफ हो जाता है, मतलब अपने जगह से डिस्प्लेस हो जाता है और वहाँ पे क्या होता है, उसी को हम लोग कहते हैं शेयरिंग फेलियर। इस टाइप का भी फेलियर बहुत ही खतरनाक होता है। स्ट्रक्चर्स में क्या होता है कि स्ट्रक्चर्स डिस्पर्सल हो जाता है ना। तो इस सारी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए जब रिपीटेड कनेक्शन हम लोग करते हैं। अब देखिए आगे मैं बताता हूँ कितना होता है स्ट्रेंथ रिपीटेड शेयरिंग्स के कारण, है ना। देखिए यहाँ पे जो भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं अभी, यहाँ पे आप एक चीज़ समझिएगा, जहाँ भी डी है वहाँ पे डी डैश कर लेना है, ठीक है। क्योंकि डी को हम लोग नॉमिनल डायमीटर से रिप्रेजेंट करेंगे और डी डैश को किससे, डाई ऑफ होल से या ग्रॉस डायमीटर से, ठीक है। आई थिंक कि ग्रॉस डायमीटर और नॉमिनल डायमीटर का कॉन्सेप्ट आपको पहले समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था इस चीज़ के बारे में। ओके, सो देखिए यहाँ पे लेट डी है डाई ऑफ रिविटेड होल, यहाँ पे आप डी डैश कर लीजिए। ओके, टाउ जो है सेफ परमिसिबल शियर स्ट्रेस फॉर द रिविट मटेरियल्स, जैसे कि ऊपर हम लोगों ने क्या किया था, टीयरिंग स्ट्रेंथ के बारे में माना था, सिग्मा 80 के बारे में। और यहाँ पे टाउ है सेफ परमिसिबल शियर स्ट्रेस फॉर रिविट मटेरियल्स। एन है नंबर ऑफ रिविट पर पिच लेंथ। पिच का जब भी बात आता है, मैंने बोला था ना पहले, जो भी मैं बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिच का मतलब है कि जो फोर्स लग रहा है जिस डायरेक्शन में, अगर उसी डायरेक्शन में अगर दो रिविट के बीच की दूरी को देखें सेंटर से सेंटर, तो लॉन्गिट्यूडनल पिच। अगर जिधर फोर्स लग रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम लोग दो रिविट के बीच की दूरी को देखें तो ट्रांसवर्स पिच, या उसको हम लोग गेज कहते हैं। ओके, आई थिंक ये भी चीज़ समझ में आ गया होगा। सो अगर शेयरिंग एरिया की बात करें तो रिविट क्या होता है, सर्कुलर होता है। सो उसका एरिया कितना हो जाएगा, π/4 इंटू डी स्क्वायर। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। तो सिंगल शेयर में हम लोग शेयरिंग एरिया की बात करेंगे तो हो जाएगा। एक चीज़ यहाँ पे आपकी समझने की बात है, डबल शेयर। सो डबल शेयर में हम लोग लेते हैं 2 टाइम्स। यहाँ पे 1.875 IBR के अकॉर्डिंग दिया जाता था, बट यहाँ पे अब 2 हो गया है ना। यहाँ पे आप लोग 2 कर लीजिएगा, है ना। 2 टाइम्स ऑफ π/4 इंटू डी स्क्वायर। अगर डबल शेयर होगा मीन्स, अगर डबल शेयर कहने की बात है कि डबल कवर बट जॉइंट है, मतलब ऊपर में भी कवर प्लेट है और नीचे में भी है। तो इस केसेस में हम लोग π/4 डी स्क्वायर में 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है शेयरिंग रेजिस्टेंस और पुल रिक्वायर्ड ऑफ द रिविट पर पिच लेंथ। कितना शेयरिंग रिक्वायर्ड है,
है ना। उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, जो हमारा एरिया आया था उसमें हम लोग क्या करेंगे, सेफ परमिसिबल शियर स्ट्रेस से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहला तो एन क्या है, नंबर ऑफ रिविट्स, फिर π/4 इंटू डी स्क्वायर शेयरिंग एरिया इंटू टाउ। टाउ क्या है यहाँ पे, सेफ परमिसिबल शियर स्ट्रेस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, ये हो गया सिंगल शेयर में, ठीक है। जब भी हम डबल शेयर की बात करेंगे तो यहाँ पे हमको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 1.8 से नहीं, अभी करंट कोड में 2 हो गया है, तो क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, n इंटू 2 इंटू π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू टाउ, ठीक है। तो ये निकल जाएगा शेयरिंग रेजिस्टेंस, मतलब कितना रेजिस्ट कर सकता है वो पुल को, मतलब जो रिविट्स है पर पिच लेंथ, वो निकाले हम लोग n इंटू π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू टाउ। आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा। ये चीज़ें बहुत ज़रूरत पड़ेगी जब हम न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, है ना, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से समझते रहिएगा सारी चीज़ें। अब देखिए जो लास्ट है, जो फेलियर है, इसमें क्रशिंग ऑफ द प्लेट्स है। क्या है, क्रशिंग ऑफ द प्लेट्स। सो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ, क्रशिंग ऑफ द प्लेट्स। देखो क्रशिंग ऑफ द प्लेट्स कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या मतलब है इसका, कि देखो ये जो आप प्लेट देख रहे हो यहाँ पे, मान लो कि ये जो हमारा है प्लेट, जिसमें हम लोग क्या करने जा रहे हैं, रिविट करने जा रहे हैं कनेक्शंस, तो दोनों प्लेट को जोड़ करके यहाँ पे क्या किया गया है, रिविटिंग किया गया। अब देखो ना यहाँ पे, है ना, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा रिविट जो है अपने जगह से हट करके थोड़ा सा क्या अलग आ गया, मतलब क्या हो गया, रिविट का जो होल है, होल का डायमीटर है वो क्या हो गया, बढ़ गया है। इस फिगर में आपको देख रहे हो ना, रिविट का होल का डायमीटर थोड़ा इंक्रीज हो गया है, जो अनसैडेड पार्ट है, जहाँ पे सैडेड नहीं किया गया है ना। तो देखो यहाँ पे रिविट्स का जो होल है वो बढ़ गया है। ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा इसलिए हुआ है कि देखो इसमें क्या होता है कि जो रिविट्स होता है कभी कभी क्या होता है, टूट करके बाहर नहीं निकल पाता है। मान लो कि रिविट क्या होता है, कभी कभी शेयर हो जाता है, अपने जगह से खसक गया, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि रिविट टूट करके बाहर को नहीं निकल पाता है। तो क्या होता है कि जो रिविट होता है अपने होल्स को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, क्योंकि प्लेट में ही रिविट लगा हुआ है ना, यहाँ पे प्लेट में रिविट लगा हुआ, बाहर नहीं निकलेगा तो क्या होगा, यहाँ का जो होल है, होल को बड़ा करते चला जाएगा, और वहाँ पर क्या होता है, ये जो होल्स है बहुत इंक्रीज हो जाता है, और वहाँ पर जो कनेक्शन है वो काफ़ी लूज हो जाता है, मतलब लूज कनेक्शन हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है, कनेक्शन वहाँ पे लूज हो जाता है बहुत ज़्यादा, और उस केस में क्या होता है, रिविट्स जो होता है काफ़ी यहाँ पे का फेलियर, ये भी खतरनाक फेलियर होता है स्टील स्ट्रक्चर्स में, ठीक है। तो देखो इसके लिए क्या करते हैं, तो यहाँ पे देखो समटाइम्स द रिविट डू नॉट एक्चुअली शेयर ऑफ अंडर द टेंसाइल स्ट्रेसेस, है ना, मतलब टेंसाइल स्ट्रेसेस के अंदर में क्या होता है, शेयर ऑफ नहीं हो पाता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था शेयर ऑफ कैसे होता है, बट आर क्रस्ट, क्या होता है, क्रशिंग हो जाता है उसका, मतलब क्या होता है, वहाँ पे क्रश कर जाता है प्लेट्स के अंदर में ही, है ना। जैसे कि फिगर में आप देख पा रहे हो, इस फिगर में, है ना, यहाँ पे देखो अनसाइडेड पार्ट जो दिख रहा है थोड़ा सा, ये है इंक्रीज कर दिया है उसके होल के डाया को, है ना, ग्रॉस डाया को। ड्यू टू दिस द रिविट होल बिकम्स ऑफ एन ओवल शेप, जो रिविट का होल है ओवल शेप में आ जाता है, मतलब शेप उसका बड़ा हो जाता है, एंड हेंस द जॉइंट बिकम्स लूज। इसके कारण क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है समझना, उसके कारण क्या होता है, जॉइंट जो होता है काफ़ी क्या हो जाता है, लूज हो जाता है, जॉइंट्स क्या होता है, लूज हो जाता है। द फेलियर ऑफ रिविट इन सच अ मैनर इज ऑल्सो नॉन एज बियरिंग फेलियर। इस तरीके से जो भी फेलियर होता है उसको हम लोग बियरिंग फेलियर कहते हैं, ओके। द एरिया विच रजिस्ट दिस सेक्शन इज द प्रोजेक्शन एरिया ऑफ द होल, प्रोजेक्शन एरिया ऑफ द होल और रिविट ऑन डायमेट्रिक प्लेन्स। मीन्स कि आपने देखा यहाँ पे कि क्रशिंग स्ट्रेंथ कहने का मतलब क्या है, कि अगर जो हमारा रिविट्स है टेंसाइल स्ट्रेसेस में क्या कर रहा है, शेयर ऑफ नहीं हो पा रहा है, तो क्या करता है कि वहाँ के डाया ऑफ होल्स को क्या करता है, यहाँ पे इंक्रीज कर देता है, ओवल शेप पे आ जाता है, जिस कारण वहाँ का कनेक्शन जो होता है लूज हो जाता है, ठीक है। तो इस टाइप का जो फेलियर होता है उसको बेयरिंग फेलियर कहते हैं। और यहाँ पे ये चीज़ समझना इंपॉर्टेंट है कि जो तीनों टाइप के मैंने फेलियर बताया, तीनों में कौन कौन से एरियाज़ को लेते हैं और कैसे उसका स्ट्रेंथ निकालते हैं, है ना। अब नीचे मैं आपको दिखा रहा हूँ स्ट्रेंथ के बारे में, है ना, स्ट्रेंथ कितना होता है इसका। सो यहाँ पे देखिए डी क्या है, यहाँ पे डी डैश मान लिया। अब चूँकि हर केसेस में हम डाया ऑफ होल रहे हैं, याद रखिएगा, कहीं भी ग्रॉस डायमीटर, यहाँ पे हमेशा ग्रॉस डायमीटर कंसिडर कर रहे हैं, कहीं भी नॉमिनल डाया नहीं है इसमें, ओके। तो डी डैश इक्वल टू डाया ऑफ होल्स, टी थिकनेस ऑफ द प्लेट्स, सिग्मा सी सेफ परमिसिबल क्रशिंग स्ट्रेस ऑफ द रिवेटेड प्लेट और प्लेट मटेरियल्स, है ना, जो सेफ परमिसिबल क्रशिंग स्ट्रेंथ है ना। इससे पहले हम लोग टीयरिंग स्ट्रेंथ लिए थे, फिर शेयरिंग स्ट्रेंथ लिए, फिर यहाँ पे क्रशिंग स्ट्रेस है, ओके। एन जो है नंबर ऑफ रिविट्स पर पिच लेन अंडर क्रशिंग्स, ओके। सो क्रशिंग एरिया पर रिविट्स की बात करें तो ये होता है डाया इंटू थिकनेस। ये जो आपका है प्रोजेक्टेड एरिया पर रिविट, प्रोजेक्टेड एरिया पर रिविट्स, तो क्या होगा डी इंटू टी। फिर क्रशिंग रेजिस्टेंस की अगर हम बात कर लेते हैं, क्रशिंग रेजिस्टेंस की अगर हम बात कर लेते हैं
तो क्रशिंग रेजिस्टेंस और पुल रिक्वायर्ड टू क्रश द रिविट पर पिच लेंथ ये होता है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रिविट्स के केस में देखो तो एन जो है नंबर ऑफ रिविट्स है, डी डाया है यानी कि यहाँ पे डी डैश हम लोग लिखेंगे, यानी कि कौन सा डाया है, ग्रॉस डाया यानी कि डाया का होल का डाया है ना। टी थिकनेस ऑफ प्लेट और सिग्मा सी क्या है, सेफ परमिसिबल क्रशिंग स्ट्रेस फॉर द रिविट और प्लेन मटेरियल्स, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं क्रशिंग स्ट्रेंथ के बारे में, ठीक है। आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा। ये क्रशिंग स्ट्रेंथ है, यहाँ पे ये क्रशिंग स्ट्रेंथ आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें कहीं भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे बता सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने 3 जो फेलियर है, इंपॉर्टेंट फेलियर्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, कि आपको समझना इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तभी अपने मेडिकल्स प्रॉब्लम को कर पाएंगे, ठीक है। नहीं तो बाद में कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, इसलिए आप इस चीज़ को अच्छे से समझना होगा आपको। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दैट इज़ इफिशियंसी ऑफ रिवेटेड जॉइंट्स, है ना। इफिशियंसी क्या होता है, सो यहाँ पे देखो इफिशियंसी क्या होता है। इफिशियंसी अगर हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स, तो इफिशियंसी जो होता है, पहला जो होता है देखो ये रेशियो होता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ, द एफिशिएंसी ऑफ अ रिवेटेड जॉइंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड जॉइंट टू द स्ट्रेंथ ऑफ द अनरिवेटेड और सॉलिड प्लेट्स। मतलब इन द सेंस कहने का मतलब यही है स्टूडेंट्स, ये मान लो एक कोई प्लेट है, इस प्लेट में आपने यहाँ पे क्या किया है, रिवेटेड कनेक्शन किया है, यहाँ पे आपने रिवेट दिया है, ठीक है। तो रिवेट दिया है, तो इसमें जो आपका रिवेटेड प्लेट है उसका स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाई, अब इस रिवेट को आपका क्या कर दो, अब इस रिवेट को आपने रिमूव कर दिया, क्या कर दिया, इस रिवेट को आपने हटा दिया, तो क्या बन गया, सॉलिड प्लेट बन गया, मतलब उसमें कोई भी रिवेटेड नहीं है, तो ये हो जाएगा स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, ठीक है। पहला रिवेट किया उसका स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाई में जो अनरिवेटेड प्लेट है यानी कि जो सॉलिड प्लेट है उसका क्या है, रेशियो है स्ट्रेंथ का, है ना। इन सेंस द एफिशिएंसी ऑफ द रिवेटेड जॉइंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड जॉइंट टू द स्ट्रेंथ ऑफ द अनरिवेटेड और सॉलिड प्लेट्स, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है ना। मतलब स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड जॉइंट टू द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉलिड प्लेट या फिर स्ट्रेंथ ऑफ द अनरिवेटेड जॉइंट का रेशियो जो होता है ये इफिशियंसी कहलाता है। आगे के क्वेश्चन जब आएंगे तो वहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, कैलकुलेशन के लिए आएगा कि कैलकुलेट कीजिए कि रिवेट का जॉइंट्स का एफिशिएंसी कितना है ना, उसकी दक्षता कितनी है ना। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। सो देखिए यहाँ पे पीटी मीन्स व्हाट, पीटी मीन्स टीयरिंग स्ट्रेंथ, पीएस मीन्स व्हाट, शियरिंग स्ट्रेंथ, एंड यहाँ पे पीसी मीन्स व्हाट, क्रशिंग स्ट्रेंथ। इस तीनों में से जो कम होगा वही होगा, उस तीनों में से जो कम है उसका लिस्ट लेंगे और डिवाइड करेंगे पी इंटू सिग्मा टी से, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ अनरिवेटेड प्लेट्स या स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट्स, ठीक है। PT फॉर टीयरिंग स्ट्रेंथ, PS फॉर शियरिंग स्ट्रेंथ एंड PC फॉर क्रशिंग स्ट्रेंथ, ओके। एंड डिवाइड करेंगे सॉलिड प्लेट के यानी अनरिवेटेड प्लेट के उसके स्ट्रेंथ से, तो हमारा उसका इफिशियंसी निकल जाएगा। P जहाँ पे क्या है हमारा, P जो है हमारा वहाँ पे क्या है, पिच ऑफ द रिवेट्स है, पिच ऑफ द रिवेट है, T थिकनेस ऑफ द प्लेट्स है, सिग्मा T परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेसेस ऑफ द प्लेट मटेरियल, है ना। प्लेट मटेरियल का क्या है, टेंसाइल स्ट्रेस है, ओके। सो ये सारी चीज़ें थी इफिशिएंसी के बारे में। आई होप कि आपको सारे फेलियर्स एंड सारे फेलियर्स के रिगार्डिंग जो भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपको समझ में भी आ गया होगा। कहीं भी दिक्कत है स्टूडेंट्स, अगर आपको समझ में आता है तो काइंडली आप कमेंट किया कीजिए कि सर मुझे समझ में आ गया है, येस आई गॉट इट। अगर नहीं समझ में आया तो भी कमेंट कीजिए, बिकॉज ये मुझे हेल्प करेगा कि मैं आपको नेक्स्ट बार जो है आपको और अच्छे तरीके से डिलीवर कर पाऊँ और आपके लिए अच्छे मटेरियल्स ला पाऊँ। आपका जो रिप्लाई है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, आपका एक रिप्लाई आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपका एक रिप्लाई हमें मोटिवेट करता है आगे के लिए कि हम आपके लिए और अच्छे से अच्छी वीडियोस और अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट आपके लिए लाएं। सो अगर आपको अच्छा लगता है वीडियोस तो आप प्लीज़ यहाँ पे अपना कमेंट शेयर कीजिए कि सर मुझे समझ में आ रहा है, और नहीं समझ में आ रहा है सो आप ये भी लिखिए कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ताकि मैं उसके लिए आगे के लिए प्लान कर सकूँ, ओके। क्योंकि आपका जो रिप्लाई है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। सो चलिए कुछ मैं आपको अब एक स्केचेस के बारे में बताता हूँ कि आपको स्केच करना है अपने जो आपकी नोटबुक है वहाँ पे आपको इसका स्केच करना है। इसमें स्केच करने इन द मीन्स क्या है कि आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है कि ये जो प्लेट्स है किस तरीके से ज्वाइंट किया जा रहा है। सो ये स्केचिंग में मैंने पहले ही बता दिया था ऑलरेडी कि आपको क्या क्या करना है इसमें। सबसे पहले देखो यहाँ पे लैप जॉइंट्स है, तो लैप जॉइंट्स मैंने बताया था इस तरीके से आपको स्केचिंग कर लेना है अपने बुक में, कुछ लिखना नहीं है टॉपिक, सिर्फ स्केचिंग करते चले जाना है। लैप जॉइंट का स्केचिंग इस तरीके से है। फिर रिवेटेड लोकेशंस है, यहाँ पे देखो यहाँ पे सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट्स है, इसको भी स्केचिंग करना है, ओके स्टूडेंट्स, इसको स्केचिंग करना है और ये वाली फिगर आपको ड्रॉ करनी है ना। मैंने ये सब सारी चीज़ें लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी बता दिया है, ओके। अब देखो इस तरीके इसके भी स्केचिंग करनी है आपको। इसके स्केचिंग में क्या करना है, डबल रिवेटेड लैप जॉइंट्स, चैन अरेंजमेंट है, ये चीज़ समझना इंपॉर्टेंट है। चैन अरेंजमेंट क्या होता है, चैन अरेंजमेंट मतलब होता है चैन के शेप में जो अरेंजमेंट किया गया है रिवेट्स का, ऐसे ऐसे इसको कहा जाता है चैन अरेंजमेंट, ओके। सो ये चीज़ भी आपको समझ में आ गया चैन अरेंजमेंट क्या होता है। अब देखो कुछ हम बताने जा रहे हैं अभी
जिगजैग अरेंजमेंट के बारे में। लैप जॉइंट तो आप लोग समझ ही रहो, किसी का अरेंजमेंट हम बता रहे हैं। सो क्या है यहाँ पे देखो, ये जिगजैग जॉइंट है। उस समय क्या था, एक रिविट यहाँ था, एक रिविट यहाँ था। जिगजैग में क्या होता है, एक रिविट यहाँ है तो एक रिविट यहाँ रहेगा, ऐसा क्या है, जिगजैग कहलाता है। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, देखो जब भी इसको भी हम लोग पिच कहते हैं, इसको भी पिच ही कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, डायगोनल पिच कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डायगोनल पिच। मतलब क्या है, ये डायगोनल के फॉर्म में है ना, ये भी पिच ही कहलाएगा। मान लो दो रिविट क्या है, डायगोनली है, तो उसके बीच की दूरी को भी हम लोग पिच कहेंगे और इसे कहते हैं हम लोग डायगोनल पिच। ओके, सो ये क्या है, जिगजैग मैनर में है ना, इसको हम लोग जिगजैग रिविटिंग अरेंजमेंट कहते हैं। क्या है, ये जिगजैग फॉर्म में है, इसलिए इसको जिगजैग कह रहे हैं। अगर दोनों चैन के फॉर्म में ऐसे ऐसे है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, चैन रिविटिंग कहेंगे। ओके, ये अरेंजमेंट है रिविट्स का। जब आप कभी देखोगे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कौन चैन रिविटिंग है और कौन क्या है, जिगजैग है। सो आपको इसकी स्केचिंग करनी है अपने नोट्स में। बट जॉइंट विद सिंगल स्ट्रैप है, ये मैंने आपको पहले बताया था। बट जॉइंट क्या होता है, दोनों प्लेट को रख करके और ऊपर से कवर प्लेट लगाते हैं, उसको हम लोग बट जॉइंट कहते हैं। तो ये बट जॉइंट विद सिंगल स्ट्रैप है, इसके भी आपको फिगर बनानी है। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पे सिंगल रिविटेड बट जॉइंट विथ सिंगल एंड डबल स्टैप। सिंगल स्टैप कहने का मतलब है यहाँ पे सिंगल कवर प्लेट है, और डबल स्टैप कहने का मतलब है यहाँ पे डबल कवर प्लेट है। ओके, यहाँ पे दो कवर प्लेट है ना, यहाँ पे डबल स्टैप हो गया, यहाँ पे सिंगल स्टैप हो गया। और इस दोनों की इमेज यहाँ पे इस फिगर में दिखाई गई है। तो आपको इसका इमेज के थ्रू आपको यहाँ पे एक स्केचिंग करना है सारे बच्चे को, है ना। यहाँ पे देखो आप कुछ और स्केचिंग है यहाँ पे, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये स्केचिंग क्या है, ये चीज़ समझ लो। यहाँ पे देखिए, डबल रिविटेड बट जॉइंट विद सिंगल एंड डबल स्टेप, है ना। सिंगल स्टेप और यहाँ पे डबल स्टेप, जैसे मैंने अभी इससे पहले के लिए बताया स्लाइड्स में, वही चीज़ यहाँ पे भी है। एक नीचे में चीज़ें हैं यहाँ पे। हाँ, अब यहाँ पे देखो, देखो ये इसमें चैन अरेंजमेंट है ना, यहाँ पे क्या है, ये चैन अरेंजमेंट है ना। और नीचे में देखो यहाँ पे क्या है, ये जो है आपका ये जिगजैग अरेंजमेंट है। मैंने आपको बताया था ना कि दो रिविट्स क्या है, एक लाइन में नहीं रहेगा, जिगजैग फॉर्मेट में रहेगा। देख लो ना, ऐसे है, ऐसे क्या है, ये जिगजैग है। ये सब क्या है, जिगजैग नहीं बोलते, ये जिगजैग फॉर्मेट में है, ये जिगजैग है ना। और चैन मतलब क्या हो गया, कंटिन्यूअसली, जैसे ऊपर में आपको मैंने बताया। तो ये सारी चीज़ें जो है इसकी स्केचिंग आपको अपने नोट्सबुक में करने हैं। ओके, सो लास्ट स्लाइड है, जैसे कि मैंने आपको बताया जो भी अरेंजमेंट था, ये मैंने आपको फिगर दिखाया था। और यहाँ पे एक बार हम दिखा देते हैं। चैन रिविटिंग मतलब दोनों क्या है, एक समान फॉर्मेट में रहेगा, मतलब एक चैन के फॉर्मेट में उसका रिविटिंग किया जाएगा, है ना। डायमंड मतलब क्या है, एक रिविट यहाँ है, फिर दो है, फिर तीन है, देख लो ना, 1 2 3, ये डायमंड फॉर्मेट में है। और ये कहलाता है स्टैगरिंग रिविट्स, है ना, स्टैगर रिविट्स। ये सब क्या है, अरेंजमेंट है रिविट्स का। मतलब रिविट का जो अरेंजिंग करते हैं हम लोग इस फॉर्मेट में कर सकते हैं, है ना। क्योंकि जब हम रिविट के बारे में तो पढ़ लिए, अरेंजमेंट प्लेट्स में कैसे करेंगे, तो चैन के फॉर्मेट में भी कर सकते हैं, डायमंड के फॉर्मेट में भी कर सकते हैं, और स्टैगर्ड के फॉर्मेट में कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें थी अरेंजमेंट ऑफ रिविट्स के रिगार्डिंग्स। ओके, सो आई होप कि आज के इस लेक्चर में आपने बहुत सारी चीज़ें लर्न की होंगी और आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, आई होप। सो इफ यू guys understand this lecture and enjoying this particular session, so kindly like this session. Okay, so stay tuned. God bless you all. Thank you everyone for watching this particular session.